अस्सलाम वालेकुम। प्लाज्मा फिज़िक्स में हम डबाई शील्डिंग डिस्कस करेंगे। और डबाई शील्डिंग क्या है? बेसिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लाज्मा जो है अपने आप को शील्ड आउट करता है। तो प्लाज्मा पे जब कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने चार्जेस को इस तरह से अरेंज करता है कि ये शील्ड आउट कर लेता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाकी प्लाज्मा में स्प्रेड आउट नहीं होता। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड जो हैं प्लाज्मा के अंदर इंसर्ट किए। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, ये फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बाकी प्लाज्मा में स्प्रेड आउट होने से रोकेंगे। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के गिर्द जो पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बाकी प्लाज्मा के अंदर स्प्रेड आउट होने से रोकेंगे। इसी चीज़ को हम डबाई शील्डिंग कहते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम डबाई ने स्टडी की थी। तो अगर तो टेम्परेचर लो हो, प्लाज्मा का टेम्परेचर लो हो, तो क्या होगा, चार्जेस की मोशन जो है वो ना होने के बराबर होगी। ख़ास तौर पर इस क्लाउड के अंदर जो चार्जेस हैं उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो अगरचे उनके पास थर्मल एनर्जी होगी, लेकिन टेम्परेचर लो होने की वजह से वो थर्मल एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की निस्बत कम होगी, जिसकी वजह से वो इस क्लाउड से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, यानी कि लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से चार्जेस जो क्लाउड के अंदर हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे इस क्लाउड से बाहर, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये परफेक्ट शील्डिंग है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी होता है, तो फिर चार्जेस के पास थर्मल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी होगी। इलेक्ट्रोड के अगर बिल्कुल करीब नहीं तो इलेक्ट्रोड से थोड़ा दूर जाके कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं नेगेटिव चार्जेस, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की एनर्जी जो है या सिंपली चार्जेस की एनर्जी जो है वो इतनी हो जाएगी। और हम ये एनर्जी हम बात करें उनकी थर्मल एनर्जी की, तो उनकी थर्मल एनर्जी जो कि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, इतनी हो जाएगी कि वो इस क्लाउड से जो है वो एस्केप आउट कर जाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड हमारा जो है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, और तो इसके गिर्द जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो भी स्फेरिकल अरेंजमेंट में आएगा। तो फिर यहाँ पे एक स्फीयर सा बन जाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्ट करते हुए चार्जेस को अपने साथ बाउंड करने की कोशिश करेगा। तो उस स्फीयर का कोई बाउंड्री, कोई एज भी बनेगा, यानी जहाँ पे जो है वो उसकी उस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो रही होगी। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही होगी, और उस पॉइंट पे फिर जो है वो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी या दूसरे लफ्ज़ों में थर्मल एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो उस एज से या उस बाउंड्री से भाग सकें, एस्केप आउट कर सकें। तो वो पॉइंट जो है या वो एज जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी के जब बराबर आ जाएगी, तो वहाँ पे बाउंड्री बनेगी उस क्लाउड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि शील्ड आउट कर रहा है बाकी प्लाज्मा को। अच्छा, जो बाकी प्लाज्मा होगा जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से फ्री रहेगा, आज़ाद रहेगा, उसको हम फ्री प्लाज्मा कहेंगे। तो बात करते हैं इस बाउंड्री से आगे की बाउंड्री से। अगर बाउंड्री के अंदर की हम बात करें तो पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हाई होगा। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल को भी ज़्यादा कर दें तो, और ख़ास तौर पर इतना ज़्यादा कि वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या दूसरे लफ्ज़ों में थर्मल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो फिर फील्ड जो फिर ये क्लाउड जो है जो कि शील्ड आउट कर रहा है, ये क्लाउड कवर नहीं कर पाएगा फील्ड को, और फील्ड जो है वो इस क्लाउड से बाहर फ्री प्लाज्मा तक भी लीक आउट करेगा, अपना असर ज़ाहिर करेगा। तो हमने देखना है कि फील्ड जो है वो कहाँ तक अपना असर ज़ाहिर करता है, और जो हमारा ये जो क्लाउड है इसकी थिकनेस जो है वो कहाँ तक जा सकती है, और फिर कहाँ पे जाके जो है वो फील्ड का असर ख़त्म हो जाएगा या फील्ड की
या ये शीट जो हमारी क्लाउड बन रहा है इसकी बाउंड्री जो आ जाएगी, तो और उसके बाद फ्री प्लाज्मा जो है वो किस पॉइंट पे जाके एग्जिस्ट करेगा जिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम ये करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है वो हमारा ओरिजिन पे है, वन डायमेंशनल हम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिहाज से इलेक्ट्रोड जो है वो 0 पॉइंट पे है, फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और इस पोटेंशियल को हम फाई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जाहिर बात है इलेक्ट्रोड के यानी कि इस स्फीयर के सेंटर पे होगी, तो उसको हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि आप ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे जैसे हम इस ओरिजिन से यानी कि x इक्वल टू 0 से दूर जाते जाएंगे तो इस पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। और वो क्यों कम होती जाएगी? चार्जेस की शील्डिंग की वजह से जो वो कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के गिर्द। अच्छा, तो कहाँ पे जाके ये वैल्यू 0 होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी क्लाउड की बाउंड्री पे पॉइसन की वन डायमेंशनल इक्वेशन अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। पॉइसन इक्वेशन जो है ये हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी कर चुके हैं। हम जानते हैं डेल स्केयर वी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है और इस चीज़ को हम पॉइसन इक्वेशन कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है जो अभी ऊपर हमें शो हो रही है, नीचे जो है वो हम इसको प्लाज्मा के कंसेप्ट पे अप्लाई करेंगे। रो जो है ये चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अभी जो हम कंसेप्ट केस ले रहे हैं उसके लिए जब हम इस इक्वेशन को रीराइट करें तो हमने क्योंकि पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो फिर एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और डेल स्केयर वी की जगह फाई आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वन डायमेंशनल केस है तो फिर हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे ना कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं माइनस ई जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटू एन आई माइनस एन ई। ये चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चार्जेस को। तो एन आई जो है ये पूरे इन्वायरमेंट में टोटल चार्जेस हैं और एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते सॉरी टोटल चार्जेस ही कहेंगे। और यहाँ पे एन ई जो हैं ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। एन आई जो है दोबारा से रिपीट करता हूँ, एन आई जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं पूरे सिस्टम के अंदर। और उस सिस्टम में इलेक्ट्रोड्स भी आ जाएंगे, क्लाउड भी आ जाएगा, फ्री प्लाज्मा भी आ जाएगा। एन ई जो हैं ये सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इसी को हम जो है वो मज़ीद समझने के लिए आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अगर हम जो है वो इसी इक्वेशन को वन डायमेंशनल फॉर्म में लिखें तो डेल को ख़त्म करके d2 फाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा हमारे पास, dx2 एक्चुअली इज इक्वल टू राइट साइड वही रह गई। अब अगर डेंसिटी जो है वो हाई है तो फिर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं ये एक इनफाइनेट वैल्यू तक अप्रोच करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एन आई इज इक्वल टू एन इनफाइनिटी। ये बेसिकली होंगे तो फाइनिटी लेकिन इतने ज़्यादा होंगे। हाई डेंसिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे कि वो ओवरऑल इन्वायरमेंट में जो क्लाउड के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा इनफाइनेट तक यानी कि जो है वो अपनी वैल्यू रखेंगे, यानी कि उनका असर बहुत ज़्यादा होगा दूसरे लफ्ज़ों में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जानते हैं कि U इज़ इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होती है, जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहें तो एफ ऑफ यू इज़ इक्वल टू ए एक्सपोनेंट ऑफ -1/2 एम यू स्केयर। ये वाली टर्म जो है हाफ ऑफ एम यू स्केयर ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस क्यू फाई ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, होल डिवाइडेड बाय के टी ई। और यहाँ पे टी ई का मतलब है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर हमने लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q जो है वो Q के नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करें तो इसी इक्वेशन को हम फिर इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। और ये पैरेंथेसिस जो हमने लगाए हुए हैं ये अगर हम ओपन करें तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अच्छा,
डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि उस पॉइंट पर जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि क्लाउड की बाउंड्री के राउंड अबाउट, तो उससे बाहर फिर हमें जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो भी उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शील्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो गए, बल्कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्डिंग से फ्री भी हैं और प्लाज्मा के अंदर, फ्री प्लाज्मा के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में क्लाउड की बाउंड्री से बाहर फ्री प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, अब अगर हम जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम u पे इंटीग्रेट करें, इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आप दोबारा से इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो ख़ुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो हमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं कहाँ पे? बाउंड्री पे या बाउंड्री के अंदर की अगर हम बात करें तो हमें उसके लिए ये इक्वेशन मिलती है n इज़ इक्वल टू n ऑफ इन्फिनिटी एक्सपोनेंट ऑफ e फाई डिवाइड बाय के टी ई। तो इस इक्वेशन को अगर हम, यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें, कहाँ पे? ये है हमारे पास एक्सप्रेशन 1। तो इसमें हमने क्या किया? हमने एन ई की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है और एन आई जो है ये हम पहले ही एन इनफाइनाइट के बराबर डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट जो आएगा और यहाँ पे जो आएगा इनमें इनको हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद जब हम लिखेंगे इस इक्वेशन को, यानी सब्स्टिट्यूशन भी कर ली और एन इनफाइनाइट को कॉमन भी ले लिया, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड को हमने जो था वो भी कोई कुछ नहीं किया, तो वो एज इट इज़ रहेगा एप्सिलॉन नॉट डी टू फाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू, तो ई जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इनफाइनाइट इंटू एक्सपोनेंट ऑफ ई फाई डिवाइड बाई के टी ई -1। ये -1 बेसिकली जो हमने इनफाइनाइट को कॉमन लिया है उस वजह से है, और ये माइनस क्यों हुआ? इस वजह से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव साइन था बाहर, उसको हमने अंदर शिफ्ट किया, तो ये रीअरेंजमेंट में 1 जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, तो हम बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री पे क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से ई फाई डिवाइड बाई के टी ई जो कि एक्सपोनेंट की पावर है, ये टर्म जो है ये 1 से बहुत बहुत कम हो जाएगी, ये फ्रैक्शन, ये रेशो। तो जब ये 1 से बहुत कम होगी तो हम टेलर सीरीज़ इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपोनेंशियल पार्ट को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ई फाई डिवाइड बाई के टी ई फर्स्ट ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन जो है वो आते जाएंगे। अब क्योंकि हमने बात की है कि बाउंड्री पे हैं, तो बाउंड्री पे पोटेंशियल बहुत कम हो रहा है। जब पोटेंशियल बहुत कम हो रहा है तो उसकी जो हायर पावर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और अप टू फर्स्ट पावर जो है वो हम रहें, तो फर्स्ट पावर को फिर हम लेकर आगे चलें तो ई जो है वो इस ई के साथ मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर में आ जाएगा, बाकी एन इनफाइनाइट एज इट इज़ आ जाएगा, के टी ई एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो फाई है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास एज इट इज़ है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ये सॉल्यूशन भी मैं जो है वो आपके लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ता हूँ। सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी टिप दे देता हूँ। इस फाई को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो d2 फाई ओवर फाई आ जाएगा, और dx2 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बाकी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें जो है वो ये वाली टर्म बनेगी। इस टर्म को एप्सिलॉन नॉट के टी ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, ये टर्म हमें जो है वो लेंथ के डायमेंशन देगी। तो इस टर्म को फिर हम कहेंगे डे बाय लेंथ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने जो करना क्या है, फाई को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, dx2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, इंटीग्रेट करें 2 दफ़ा, तो आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके अलावा मज़ीद जो है आपको
मतलब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो n, पहले आप देख रहे हैं कि पहले हमने n इनफाइनाइट लगाया हुआ था, उसको हमने जो था है रिप्लेस कर दिया है n से, n इनफाइनाइट को n से रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम बाउंड्री की बात करें और बाउंड्री से बाहर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम जो है वो इनफाइनाइट ले रहे थे, लेकिन उस इनफाइनाइट को हम सिंपली जो है वो एक इंटीजर से n से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डबाई लेंथ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं दिस इज़ द मेजर ऑफ द शील्डिंग डिस्टेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं मेजर ऑफ द लेंथ और रेडियस ऑफ द शीट। यहाँ पे क्योंकि हमने जो क्लाउड है उसको स्फेरिकल फॉर्म में लिया हुआ है, तो उस क्लाउड का रेडियस जो होगा उसको हम डबाई लेंथ कहेंगे। और यहाँ पे एक टर्म और भी हमारे सामने है जिसको हमने शीथ कहा है, ये क्या है इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले डबाई लेंथ को ही कंटिन्यू करते हैं। तो डबाई लेंथ में हम जो है वो अगर यानी कि डबाई लेंथ को अगर हम जो है वो दोबारा से जो हमने सोल्यूशन लिया, किसके लिए लिया, वही जो मैंने आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ा है, उस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सोल्यूशन में हम लैम्डा डी की जो मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास है उसकी जगह लैम्डा डी लिखते हैं, तो वो सोल्यूशन एक्चुअली हमारे पास इस फॉर्म में आता है, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स मॉड डिवाइड बाई लैम्डा डी। तो अब जो हमारे पास लैम्डा डी यानी कि डबाई लेंथ है, उसमें अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में लें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि केल्विन की डायमेंशंस में ही होता है, उसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास लैम्डा डी के लिए जो एक्सप्रेशन बन जाती है वो बन जाती है 69। और एक चीज़ और दोबारा से हम डबाई लेंथ की बेसिक इक्वेशन देख लेते हैं, वो ये है, हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट की, के की वैल्यू भी पुट की, ई की वैल्यू भी पुट की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम और टी को हमने जो था वो लिया हुआ है केल्विन में, तब ये हमने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास लैम्डा डी जो है वो 69 इंटू टी डिवाइड बाई एन रेज़्ड टू पावर 1/2 आ रहा है। टी ई को हमने सिंपली टी ले लिया। और अगर हम के टी को जो कि थर्मल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर दें, तो फिर हमारे पास लैम्डा डी की यही जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्मेट में आ जाएगी, 7430 इंटू के टी डिवाइड बाई एन रेज़्ड टू पावर 1/2। यहाँ पे भी जो है वो जो आएंगी हमारे पास डायमेंशंस आएंगी वो लेंथ की आएंगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए। अब हम चलते हैं जो हमने टर्म शीथ इस्तेमाल किया उसकी तरफ। तो डबाई शीथ या प्लाज्मा शीथ ये क्या है? ये बेसिकली वो क्लाउड है, वो थिक क्लाउड है चार्जेस का जिसने शील्डिंग बनाई हुई है। तो या दूसरे लफ्ज़ों में जो शील्डिंग एरिया है उसको हम शीथ कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इतना ब्लैंक सा हमें दरमियान में पार्ट नज़र आ रहा है प्लाज्मा के और इलेक्ट्रोड के दरमियान का जो हिस्सा है, इसको हम शीट कहेंगे या इसको हम डार्क स्पेस भी कहते हैं। तो फिर जो दरमियान में बाकी प्लाज्मा होता है, ये शीट क्या करती है, उस बाकी प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से आज़ाद कर देती है, तो उस प्लाज्मा को हम फ्री प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, सारी डिस्कशन में हमारे पास जो है वो एक चीज़ हमें मिली है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि हर आयोनाइज्ड गैस जो है उसको हम प्लाज्मा नहीं कह सकते, बल्कि कुछ क्राइटेरिया होता है प्लाज्मा के लिए उसको हम किसी भी आयोनाइज्ड गैस के लिए कि हम उसको प्लाज्मा कह सकें। तो एक क्राइटेरिया हमें यहाँ पे जो है वो क्लियर होता है डबाई लेंथ की फॉर्म में। वो क्या है कि जी प्लाज्मा की डेंसिटी, यानी कि जिस गैस को हम प्लाज्मा कह रहे हैं उसकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो प्लाज्मा की टोटल लेंथ बनेगी डबाई लेंथ उस लेंथ से कम हो। हमने डिस्चार्ज ट्यूब की बात की थी। हम ऊपर वाली डायग्राम को दोबारा से देख लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये गैस है। तो हमने कहा था कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होगी वहाँ पे अगर प्लाज्मा जनरेट होगा तो वो प्लाज्मा बेसिकली इलेक्ट्रोड से बहुत दूर होगा। इलेक्ट्रोड के करीब वाली जो जगह है उसमें जो भी आयंस होंगे उनको हम प्लाज्मा कंसीडर नहीं करेंगे, वो बेसिकली शीथ बनाएगा। तो फिर ये एक क्राइटेरिया हमें मिल गया प्लाज्मा के लिए कि किस आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा कहेंगे जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि
उसमें जो शीट बनेगी उस शीट की डेबाई लेंथ जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए प्लाज्मा की टोटल लेंथ से या प्लाज्मा की टोटल स्पेस से। तो दरमियान में फ्री प्लाज्मा एग्जिस्ट करना चाहिए जो बाकी फील्ड के इफेक्ट से फ्री हो। अच्छा, तो यहाँ से फिर हम क्वाजी न्यूट्रलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री प्लाज्मा है जिस पे फील्ड इफेक्ट नहीं कर रहा उसकी डेंसिटी जो है वो क्योंकि शीट की डेंसिटी से ज़्यादा है तो इसलिए फिर वो फील्ड के लिए न्यूट्रल गैस के तौर पर इफेक्ट करेगा क्योंकि फील्ड उस पर असर नहीं कर रहा। आल्तो उस फ्री प्लाज्मा के अंदर चार्जेस मौजूद हैं लेकिन दरमियान में शील्डिंग की वजह से फील्ड का असर उस पर नहीं हो रहा और ना ही प्लाज्मा का जो है वो उस फील्ड पे के साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्लाज्मा उस फील्ड के लिए न्यूट्रल है और बाकी आउटर एनवायरनमेंट के लिए भी प्लाज्मा न्यूट्रल है। लेकिन हम इसके साथ साथ हम प्लाज्मा के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी जो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी उसके चार्जेस की वजह से और उन चार्जेस की थर्मल एनर्जी होते हुए मूव करने की वजह से यानी कि थर्मल एनर्जी हाई होगी तो डेफिनेटली वो फ्री प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव भी करेंगे प्लाज्मा की उसी डायमेंशन के अंदर। तो उनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनके चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होंगी। तो प्लाज्मा की उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को जो है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे बल्कि उनका अफेक्ट होगा, वो एग्जिस्ट करेंगी और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो प्लाज्मा की बाकी प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करेंगी। यानी कि यहाँ पे प्लाज्मा को टोटली न्यूट्रल हम नहीं कह सकते, क्वाजी न्यूट्रल कहते हैं, इसीलिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपनी शील्डिंग की वजह से उसका इफेक्ट तो निगलेक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है लेकिन प्लाज्मा की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती रहती हैं और इसलिए वो बाकी इन्वायरमेंट पे अपना अफेक्ट करता है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ।